जिससे वो नहीं पीना चाहती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि इसमें जहर होगा। यहाँ भी अब उन्हें गर्मी लगने लगती है और वो लोग कर्टन गिरा देते हैं और लॉबी में जाके इकट्ठा होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दुआना भी वाइन पीने से बच जाती है और नीचे चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो सभी लोग पैनिक करते हैं। होटल वेट्रेस उन्हें बताती है कि रेस्क्यू टीम यहाँ जल्द ही आने वाली है, लेकिन वहाँ कोई उसकी बात नहीं मानता। गाओ भी अपने एक आदमी को उसके ड्राइवर को फोन करके बुलाने को बोलता है क्योंकि वो यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। उसका ड्राइवर फोन उठाते ही बोलता है कि बाहर का हाल बहुत बुरा है और वो लोग जहाँ भी हैं वहीं रहे, वो जल्द ही उन्हें लेने आ रहा है। इसके बाद फोन कटता है और उसका ड्राइवर अपनी कार को पार्किंग से निकालकर बाहर लेके जाता है, लेकिन बाहर जाते ही उसे अपने फैसले पर रिग्रेट होता है क्योंकि उसकी कार के टायर गर्मी से फट जाते हैं। वो गांव को फोन लगा के ये बताता है और बोलता है कि उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी है और वो वापस अपने अपार्टमेंट में जा रहा है। इतना बोलकर वो फोन काट ही रहा था कि उसके शूज की 2 इंच की सोल भी गर्मी से गल जाती है और वो वहीं गिर जाता है। फोन की दूसरी साइड से सभी को कुछ गिरने की आवाज आती है, लेकिन ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा रोड से ग्लू की तरह चिपक जाता है। इतने में हमें सुचिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वो अपने रूम में एसी को 25 पर सेट करके सो रहा था और उसे बाहर की कोई चीज से कोई मतलब भी नहीं था। लास्ट लाइफ में उसने ये सब देखा हुआ था और इस लाइफ में उसकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उन सभी लोगों को लगता है कि कम से कम जब तक पावर कट नहीं होता वो लोग सेफ हैं, लेकिन कहते हैं ना, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। जल्द ही सारे पावर हाउसेस भी ओवरहीट होके फट जाते हैं और पूरे शहर में लाइट कट जाती है। दिहाई लॉबी में बैठकर सोच रहा होता है कि अगर उसे जल्द ही पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। इतने में जियाओ को याद आता है कि सुचिन के रूम में एक स्विमिंग पूल है। सब लोग इतना सुनते ही रूम की तरफ भागते हैं। यहाँ हम सुचिन को देखते हैं जो अपने स्विमिंग पूल में आराम से स्विम कर रहा था और पावर के बैकअप में उसके आसपास अपना खुद का जनरेटर भी था, जिससे वो आराम से अपने एसी रूम में बैठकर चिल बियर पी रहा था। उसके पास 2 बड़े आइस क्यूब भी थे जो कि इस वर्ल्ड में अब एक सपने की तरह है। वो अपने लंच की शुरुआत करता है, लेकिन तभी कोई उसके डोर को जोर से पीटता है। वो समझ जाता है कि कोई सही इरादे लेकर यहाँ तो नहीं आया है, लेकिन वो गेट को ओपन करता है। ओपन करते ही सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। उन्हें स्वर्ग का एहसास होता है। सबसे आगे डिहाई होता है जो देखता है कि उसके पास आइस क्यूब्स भी हैं। वो जबरदस्ती रूम में एंटर करता है और बोलता है कि सुचिन ने जो उससे 6 लाख लोन लिए हैं उसके इंटरेस्ट के तौर पर वो ये रूम ले रहा है, और सभी लोग जबरदस्ती रूम में एंटर करने लगते हैं। सुचिन भी उस पर कोई रहम नहीं दिखाता और गन से उसके पेट को शॉट करता है, लेकिन बुलेट उसे छू कर निकल जाती है। सभी लोग पैनिक करते हैं, लेकिन सुचिन बोलता है कि वो सभी को इतनी जल्दी नहीं मार सकता, अभी तो क्राइसिस की शुरुआत हुई है। दिहाई उसको फिर से फायर करने से मना करता है और बोलता है कि वो गोली ना चलाए और वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन सुचिन फिर से उसे उसके थाई पर शूट करता है और बोलता है कि अगर जाना हो तो जाए, लेकिन बिना कुछ बोले। दूसरी तरफ गांव होटल लॉबी में होता है, जहां वो वेट्रेस को बोलता है कि उसके लिए 10 दिन का खाना तैयार करे और एसी रूम भी बुक करे, लेकिन वो बताती है कि सारा खाना एक ही आदमी ने बुक कर लिया है और होटल का जो सबसे सेफ रूम है वो भी उसके पास है। होटल में फिलहाल कुछ ही दिनों का खाना अवेलेबल है। गांव उसे सारा बचा हुआ खाना लाने को बोलता है। उसकी बात से वहाँ कोई एग्री नहीं करता है कि सारा बचा हुआ खाना वो अकेले नहीं रख सकता है, उसे ये सब शेयर करना होगा, और अगर वो ज्यादा ही अमीर है तो अपने घर जाए, ये पैसे वहाँ यूज करे, यहाँ नहीं। लेकिन वो किसी एक की नहीं सुनता और सबको धमकी देकर चुप करा देता है। तभी यहाँ पे दिहाई आता है जिसकी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था और वो गांव को सब कुछ बताकर बेहोश हो जाता है। यहाँ जियाओ भी गांव को बताती है कि सुचिन के पास कुछ आइस ब्लॉक के ट्रक भी थे जिनको उसने अपने वेयर हाउस में रखा था और बोला था कि ये उसके बॉस के लिए है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था और उसने सब कुछ अपने पास ही रखा है। ये बात सुन के कि उसके पास एसी, चिल्ड बियर और बाकी सारे चीजें हैं, इस बार कुछ नए लोग भी उसके रूम की तरफ जाते हैं। सुचिन अपने डोर पर ही था और उसके रूम से आ रही ठंडी हवा से वहाँ सबको सुकून मिलता है, लेकिन सुचिन किसी को भी वहाँ खड़े रहने तक से मना कर देता है। एक मोटा सा आदमी देखता है कि उसके पास फ्राइड चिकन भी है,
ये देखकर वो चुपके से रूम में एंटर करने की सोचता है, लेकिन सूचिन उसे लात मार के साइड कर देता है। ये देखकर भीड़ एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन तभी कोई देखता है कि सूचिन ने फिर से किसी को भीड़ में रैंडमली शूट कर दिया है, जिससे सब लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं। वैंग बोलता है कि अगर वो उन्हें रूम में एंटर करने देगा तो वो जियाओ से उसकी शादी करा देगा, लेकिन सूचिन बिना कुछ सोचे उसे भी किक करके वहाँ से भागने कहता है। वो लोग वापस लॉबी में आते हैं। अब तक रेस्क्यू टीम आ जाती है, जिनके पास फायर प्रोटेक्शन सूट्स थे। एक सीनियर ऑफिसर सभी लोगों को बिना पैनिक हुए एक एक करके सूट पहनाते हुए बाहर जाने को बोलता है, लेकिन दी हाई वहां आता है और बोलता है कि सबसे पहले वो रेस्क्यू टीम के साथ जाएगा, लेकिन एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और बताता है रेस्क्यू सबका होगा, वो अपने नंबर का वेट करे। जियाओ अचानक से एक ऑफिसर को बोलती है कि एक खूनी ऊपर बैठा है जिसने कुछ लोगों को मार दिया है और उसका रेप करने की कोशिश भी की है। ये सुनकर एक ऑफिसर अपना सूट उतारता है। उसका नाम फेंग था। वो बोलता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगा और बाकी सब लोग ये जगह खाली कर दे, लेकिन जियाओ वहीं रुक जाती है ताकि सूचिन के अरेस्ट होने के बाद वो वहाँ रह सके। फेंग धीरे धीरे कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि कोई बैटरी कैमरा की हेल्प से उसकी मूवमेंट पर नजर रख रहा है। इतने में सूचिन रूम के एक लाइट बॉम्ब लगाता है, जिससे फेंग को कुछ नजर नहीं आता, और दूसरी बार एक टीयर बॉम्ब, जिससे बचने के लिए वो अपने फेस को कवर करता है, लेकिन सूचिन पीछे से उसके सर पर वार करता है। फेंग की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसकी गन और लाइसेंस सूचिन के पास है, जिसने उसे एक चेयर पर बांध दिया है। लेकिन फेंग को वहाँ ठंड भी लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके पास अपना खुद का एक एसी भी है। उसके होश में आने के बाद सूचिन बोलता है कि क्या गवर्नमेंट सभी लोगों को रेस्क्यू सेंटर तक खुद लेके जाएगी या रास्ते में छोड़ देगी, क्योंकि उनके पास इतने इक्विपमेंट है ही नहीं कि वो सबको रेस्क्यू कर सके। फेंग बुरी तरह से चौंक जाता है कि सूचिन को ये सब बातें कैसे पता है, क्योंकि ये बात अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल तक को नहीं पता है। सूचिन को ये सब पता था क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में ये सब पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था। सूचिन उसे यहाँ से चले जाने को बोलता है क्योंकि वो जानता था कि फेंग एक अच्छा आदमी है जिसने उसकी प्रीवियस लाइफ में हेल्प की थी। फेंग सूचिन को बोलता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है कि फेंग बाहर जाके सबको बता देगा। सूचिन उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है कि उसके पास एक सीलिंग मशीन गन थी जो उसने मिडिल ईस्ट से ऑर्डर की थी। वो फेंग को उसकी मशीन गन के अलावा सब कुछ दे देता है और फेंग भी चुपचाप जाके रेस्क्यू में बैठ जाता है और रेस्क्यू मिशन को कंटिन्यू रखता है। नीचे हम देखते हैं कि गर्मी के मारे अब दिहाई गांव पर भी चिल्लाने लगता है कि उसके इतने पैसे और पावर का कोई फायदा नहीं है अगर वो उनको रेस्क्यू में भी हेल्प ना कर सके। गांव दिहाई से दूर चला जाता है और अपने असिस्टेंट से बात करता है कि वो यहाँ सेफ्टी से कैसे निकल सकते हैं। तभी सूचिन उन्हें साइड में बुलाकर क्यूब्स की एक पूरी बकेट दिखाते हुए बोलता है कि अगर वो दोनों उसका कहना मानेंगे तो उन्हें आइस क्यूब्स दे देगा। गांव का असिस्टेंट इससे मना करने वाला होता है कि तभी सूचिन उसके गर्दन पर गन लगा देता है। गांव उसे शांत होने को बोलकर ऑफर सुनता है। सूचिन बताता है कि अब ये सिचुएशन और खराब होने वाली है और वो चाहता है कि जियाओ, ली और वैंग रेस्क्यू ऑफिसर्स के साथ ना जाए। वो नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी मर जाएं। गांव उसकी बात मान लेता है कि वो किसी भी हालत में उन तीनों को बाहर जाने नहीं देगा। बदले में सूचिन भी उन्हें आइस क्यूब्स दे देता है। वो दोनों आइस क्यूब से खुद को ठंडा कर रहे होते हैं और बात करते हैं कि सूचिन का भरोसा जीतते ही वो उसे मार देंगे और उसका रूम खुद ले लेंगे। तभी दिहाई उन्हें आइस क्यूब के साथ देख लेता है और उनसे आइस क्यूब्स लेके फिर से बुरा बुरा बोलने लगता है। साथ ही दुआनिया के साथ भी गलत तरह से बिहेव करता है, लेकिन अब गांव उसकी एक नहीं चलने देता और उसे मार पीट कर साइड कर देता है। यहाँ वो आइस क्यूब्स का पानी पी रहा होता है और उसे अब सूचिन की बात याद आती है कि सिचुएशन अभी और खराब होने वाली है और गांव भी ये फील कर पाता है। साथ ही वो जियाओ और ली को कुछ आइस क्यूब्स देता है ताकि वो उसकी बात मान सके। अगले सीन में सभी ज्यादा इक्विपमेंट ना होने की वजह से ब्लैंकेट्स लेके रेस्क्यू सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। पैरों में रबर शूज की जगह वो वुडन शूज पहन लेते हैं, लेकिन बाहर का टेम्परेचर उनकी सोच से ज्यादा था। वो सभी लोग चलते रहते हैं, साथ ही उन्हें बॉडी में भी एक अलग तरह की हीट महसूस होती है। एक ओल्ड लेडी रास्ते में गिर जाती है, लेकिन रोड इतनी ज्यादा गर्म होती है कि वो दोबारा उठ नहीं पाती और उसकी स्किन भी रोड में चिपक जाती है। इस टाइम तक सभी लोगों के लिए किसी दूसरे के लाइफ से ज्यादा अपनी लाइफ प्यारी थी,
कोई भी दूसरे पर ध्यान नहीं देता, बस अपनी डेस्टिनेशन पर जाने को तैयार थे। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी दुश्मन हीट थी। कई लोग तो इस हीट से डिकम्पोज तक हो गए थे। यहाँ हम दो आदमियों को देखते हैं जिनकी बॉडी हीट से जल गई थी, लेकिन वो मर नहीं रहे थे। जियाओ और ली भी अब बाहर जाने लगते हैं, लेकिन गांव का असिस्टेंट उन्हें रोकते हुए बोलता है कि गांव ने उनके ऊपर एहसान किया था, जिसका बदला उन लोगों को यहीं रहकर चुकाना होगा। सूचिन ये तमाशा ऊपर से देख रहा होता है। वो देखता है कि दो लोग जो पूरी तरह से जल गए हैं लेकिन अभी भी जिंदा हैं, वो होटल के अंदर आ रहे हैं। उसे याद आता है कि ये सनलाइट सिर्फ लोगों को जलाती नहीं बल्कि उन्हें मॉन्स्टर भी बना देती है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अंदर आने लगते हैं और किसी के रोके नहीं रुकते। यहाँ गांव उनसे बचने के लिए अपने एक आदमी को मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिससे वो आदमी वहीं जल जाता है। यहाँ सभी लोग उससे बचने की कोशिश करते हुए भागने को तैयार थे कि तभी सूचिन वहाँ आयरन रॉड लेके आता है, जिसे देखकर गांव बोलता है कि आप जल्दी से इन मॉन्स्टर्स को मार दो। लेकिन मन ही मन वो प्लान करता है कि उसके मॉन्स्टर को मारते ही वो लोग सूचिन को भी मार देंगे। यहाँ सूचिन खुद से बोलता है कि उसकी पिछली लाइफ में इन दोनों मॉन्स्टर्स को गांव ने मारा था और वो उस लाइफ का सबसे पहला आदमी था जिसने किसी मॉन्स्टर को मारा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सूचिन अपनी पूरी पावर से उन मॉन्स्टर से लड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि ये मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर नहीं है और सिर्फ एक ही अटैक से मर जाएंगे। वो एक मॉन्स्टर के सर को बीच से काट देता है और उसको मारने से सूचिन को एक क्रिस्टल मिलता है। वो एक्सट्रीम पावर स्टोन था। वो स्टोन को लेके और दूसरे मॉन्स्टर को बिना मारे सिर्फ बेहोश करके वहां से जाने लगता है। गांव बोलता है कि आप इसे भी मार दो, लेकिन सूचिन ऐसा नहीं करता और अपने रूम में जाने लगता है। अपने रूम में जाने के बाद वो पहले तो क्रिस्टल को पानी से सही से साफ करता है, फिर बाद में अपनी वाइन में क्रिस्टल को डाल के पी जाता है। वाइन पीते ही उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खुद को ठंडा रखने के लिए वो आइस क्यूब्स पर लेट जाता है, लेकिन उसकी हीट से आइस क्यूब्स भी बहुत जल्दी पिघल जाती है। करीब आधे घंटे के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन बुरी तरह से जल चुके हैं। दूसरी तरफ लॉबी में गांव दूसरे बचे मॉन्स्टर को पानी की बोतल फेंक कर मारता है, लेकिन उसकी बॉडी हीट इतनी ज्यादा थी कि बोतल पिघल जाती है। वो उसके सिर पर भी काफी वार करते हैं ताकि वो मर जाए। ये सब चल ही रहा होता है कि पीछे से जियाओ और ली वहां से भागने की तैयारी में होते हैं, लेकिन गांव का असिस्टेंट उन्हें पकड़ लेता है। वो उन दोनों को बोलता है कि उनका पानी अब खत्म हो चुका है, सारा पानी अब सिर्फ सूचिन के पास है। अगर वो दोनों भाग गई तो सूचिन उन्हें कुछ भी नहीं देगा। इस पर ली बोल पड़ती है कि शियाओ सूचिन की गर्लफ्रेंड है। अगर वो लोग शियाओ को मारने की धमकी देंगे तो सूचिन उन्हें पक्का पानी दे देगा। ये सुनकर जियाओ को ली पर बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है उसने जियाओ को धोखा दिया है। गांव उनके बीच आता है और बोलता है कि अगर ये सच है तो शियाओ को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। शियाओ उनको बोलती है कि अगर वो सबकी हेल्प करेगी तो बदले में उसे मीट चाहिए। गाओ शियाओ को एक नाइफ देता है और ली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर उसे मीट इतना ही प्यारा है तो वो खुद ले ले। जियाओ उससे नाइफ ले लेती है और ली की तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर ली जियाओ को बोलती है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती, वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन जियाओ बोलती है कि उसने उसकी दोस्ती देख ली है, लेकिन अब सिर्फ उसे मीट चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। देखते ही देखते जियाओ ली को नाइफ से बार बार अटैक करके मार देती है। गाओ को ये समझ आता है कि भूख इंसान से क्या कुछ नहीं करा सकती और दुआनिया को बोलता है कि वो ली के बॉडी को कुक करे। जिसके बाद हमें सूचिन का सीन दिखाया जाता है, जहां अब वो रिकवर हो गया था और उसकी बॉडी में अब बहुत पावर आ चुकी थी। उसकी फिजिकल पावर किसी भी एवरेज इंसान से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसे याद आता है कि उसकी पिछली लाइफ में ये पावर गाओ को मिली थी, जिससे उसे बेर्सर्कर का नाम मिला था। वो खुद से बात कर ही रहा होता है कि वो कैमरा पर दुआनिया को देखता है जो उसके रूम के बाहर थी। सूचिन गेट ओपन करता है लेकिन कपड़े पहनना भूल जाता है। दुआनिया अंदर जाती है लेकिन एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड होने की वजह से वो थोड़ा शर्मा जाती है। सूचिन को याद आता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में दुआनिया एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी जो हमेशा गांव के साथ रहती थी। दुआनिया सूचिन को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए काफी काम आएगी, क्योंकि वो एक कुक के साथ साथ एक डॉक्टर भी है, तो उसकी हेल्प के बदले वो उसे उसके साथ रहने दे। सूचिन भी मान जाता है, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो सूचिन के तरीकों से रहना होगा। वो एग्री कर जाती है। सूचिन उसे सबसे पहले शावर यूज करके ड्रेसअप होने बोलता है। दुआनिया शावर में सोचती है कि यहाँ उसके पास सब है,
आइस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और डीमन से प्रोटेक्शन भी। तो ये जगह बिल्कुल हेवन की तरह है। लेकिन सूचिन भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। उसने दुआनिया के ऊपर नजर रखने के लिए कैमरा फिट किया था, जिससे वो देख सके कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। दुआनिया शावर के बाद एक नर्स की ड्रेस पहनकर आती है जो सूचिन ने उसे दी थी। तभी गेट पर कोई जोर से नॉक करता है। वो लोग बाहर से आवाज देते हैं कि अगर सूचिन ने गेट नहीं खोला तो वो लोग गेट तोड़ देंगे। सूचिन नहीं चाहता था ऐसा हो। वो गेट ओपन करता है। गेट ओपन होते ही उस पर एक आदमी अटैक करता है, लेकिन सूचिन अब फिजिकली काफी स्ट्रांग हो चुका था और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी अच्छे हो चुके थे। वो उस आदमी को पकड़कर बाहर फेंक देता है। सूचिन देखता है कि सब लोग म्यूटेंट में बदल गए हैं। इसका मतलब उन लोगों ने किसी इंसान को खा लिया है। इस प्रलय में अगर कोई किसी इंसान को खा लेता है तो वो म्यूटेंट बन जाता है। अब सब उस पर अटैक करते हैं, लेकिन सूचिन सबको डॉज कर लेता है। इसके बाद जियाओ भी उस पर अटैक करती है, लेकिन सूचिन उसको पकड़ के विंडो से बाहर फेंक देता है। लेकिन जियाओ विंडो को अपने नेल से पकड़ लेती है, मगर बाहर के सनलाइट के कांटेक्ट होते ही उसकी स्किन पूरी बर्न हो जाती है। यहाँ गाओ बोलता है कि सब लोग मिलकर इस पर अटैक करें ताकि उससे गन निकालने का टाइम भी ना मिले। सूचिन को लगता है कि उसे इन लोगों पर अपनी बुलेट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गाओ और उसके आदमी उस पर अटैक करते हैं। तभी अचानक से सूचिन बोलता है कि अगर बात उसकी जान की है तो वो बुलेट वेस्ट जरूर करेगा। इतना बोलते ही वो गांव को शूट कर देता है। यहाँ से उसके 3 आदमी सूचिन पर अटैक करते हैं। सूचिन उन्हें भी शूट करता है, लेकिन अब तक म्यूटेंट भी रिकवर हो जाते हैं और गांव उस पर अटैक करता है। सूचिन भी अब उन सब से एक एक करके फाइट करता है। अब वो गांव को गर्दन से पकड़कर उसे मारने जा रहा होता है कि हम देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर गैलरी से अंदर आता है। सूचिन उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है कि उसने अभी ये उम्मीद नहीं की थी। जियाओ म्यूटेंट के स्टेज 2 तक पहुंच चुकी थी और ये बोलकर गांव को मार देता है। इसके बाद दुआनिया ये सब देखकर सोचती है कि अगर वो अब कुछ नहीं करेगी तो सूचिन के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगी। उसकी बात सुनकर सूचिन इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसे बीच में आने से मना कर देता है। इसके बाद जियाओ और सूचिन के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। सूचिन उससे लड़ने के लिए बिजर्कर एक्टिवेट करता है। जियाओ लड़ते लड़ते उससे हारने लगती है। अपने पावर्स को रिगेन करने के लिए वो अपने एक सबऑर्डिनेट को खा जाती है, जिससे उसकी पावर्स डबल हो जाती है। पहले तो सूचिन को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बाद में सूचिन उसे हरा देता है और उसकी हालत बहुत बुरी कर देता है। उसकी रीजनरेटिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए वो शियाओ के टंग, लेग्स, आर्म्स सभी को बार बार डिस्ट्रॉय करता है। वो उसे काफी तड़पाता है। 16 बार उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो लास्ट में उसे मारने लगता है। जियाओ उससे बोलती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सूचिन सिर्फ एक वर्ड बोलता है, बदला। वो पीछे मुड़कर दुआनिया को देखता है। दुआनिया उसे देखकर काफी डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर में सूचिन उसे हक करके उससे रिवॉर्ड मांगता है उसकी लाइफ सेव करने का। पता चला कि रात भर टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ गया था, जो फ्रेश चिकन लेग्स को सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स बना रहा था। एक ऐसी चीज जो पूरी बिल्डिंग को बचा सकती थी। उस वक्त लू जियाओफेंग, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्टेशन पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था, उसने कुछ अजीब नोटिस किया। स्क्रॉचिंग वेदर ठंडा होता दिख रहा था। क्या ये हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स का अंत हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि वो और सोच पाता, एक बड़ा ग्रुप लोगों का नजदीक वाली गली में दिखाई दिया। कैप्टन, रेस्क्यू स्टेशन की तरफ एक भीड़ आ रही है, किसी ने रिपोर्ट किया। ये सुनकर फीमेल कैप्टन ने मुड़कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौंक गई। ये सर्वाइवर्स नहीं है, ये तो म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स हैं। उसके पास और सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि ज़ोंबीज का होर्ड रेस्क्यू स्टेशन की तरफ चार्ज कर रहा था। ये देखकर फीमेल कैप्टन ने उन्हें सप्रेस करने के लिए फायर खोल दिया और लू जियाओफेंग को स्टेशन पर सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया। इसी बीच ग्रीन सिटी होटल में लियुरुआन से लिपटने के बाद मैंने बाहर जाने का फैसला किया। सिर्फ मुझे पता था कि लोग जो देख रहे थे वो अपोकलिप्टिक नेचुरल डिजास्टर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था और मुझे अगले कैटास्ट्रोफी के होने से पहले उस चीज को ढूंढना था। मैंने फिर एक एसयूवी को दूसरे डायमेंशन से निकाला। इस समय मेरी पिछली जिंदगी में बहुत से लोग जो रेस्क्यू स्टेशंस की तरफ जा रहे थे, चांदनी से ड्रॉड डेमन्स बन गए थे। उनकी ऑब्सेशन ने उन्हें अटैकिंग ज़ॉम्बीज होर्ड बनाने पर मजबूर कर दिया, जिसने इस डिजास्टर में कई सिविलियंस और सोल्जर्स को मार दिया और पूरे शहर में कई मिलिट्री वेपन्स बिखेर दिए, जो आखिर में अलग अलग फैक्शन बनने लगे। इसीलिए इस बार जब मैं बाहर गया, मुझे सिर्फ म्यूटेटेड ड्रॉड डेमन्स का सामना नहीं करना था, बल्कि फायर आर्म से लेस ह्यूमन से भी सावधान रहना था।
लेकिन इससे पहले कि मैं और सोच पाता, कुछ जोशीले जवान रास्ते के बीच आ गए। आगे वाली गाड़ी रोको। ये सुनते ही मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबा दिया और गाड़ी चलाता रहा। जोशीले जवान हैरान रह गए जब मैंने उन्हें कुचल दिया। ये पागलपन है, ऐसे समय में भी लोग लूटने की हिम्मत रखते हैं। कुछ देर बाद मैंने गाड़ी एक गहरे गड्ढे के सामने रोकी, बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह। चांदनी की इंटेंस सनलाइट ने दीवारों को क्रैक कर दिया था और ज़ोंबी होर्ड के अटैक के साथ मिलकर इसने सबवे स्टेशन को गिरा दिया। अब सबवे स्टेशन में मौत का डंका एटलीस्ट हजारों में है। गड्ढे में खून से लाल आंखों के जोड़े देखकर मैंने एक ठंडी सांस भरी। यहाँ बहुत से ड्रॉड डेमंस हैं, लेकिन सबके सर में क्रिस्टल कोर नहीं है। हर एक का सर तोड़ना टाइम कंज्यूमिंग है। पहले मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए और उस चीज को ढूंढना चाहिए। ये मेरी ग्रेजुएशन के बाद पहली बार है जब मैं स्कूल वापस आया हूँ। जल्द ही मैं स्कूल के लेबोरेटरी बिल्डिंग पहुंच गया और फिर मैंने एसयूवी को वापस दूसरे डायमेंशन में स्टोर कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने लेबोरेटरी बिल्डिंग के दरवाजे खोले और अंदर गया, सिर्फ यही देखने के लिए कि एंट्रेंस पर 2 ड्रॉड डेमंस जंजीर से बंधे हुए हैं। फिर एक आदमी जो स्लीपर्स पहने हुए था ठंडे से बोला, बच्चे, अगर तुम हमारे इलाके में घुस रहे हो तो तुम्हें ट्रिब्यूट देना पड़ेगा।